हेलो, मेरा नाम है अभिषेक केसरी। ठीक है। आज आप यहाँ पे वेक्टर चैप्टर पढ़ने आए हैं, वेक्टर एंड 3D चैप्टर, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है। ठीक है। इस चैप्टर में इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में हो का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, CBSE, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मतलब हर बोर्ड में लगभग आता ही है ये चैप्टर। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जेई मेंस एडवांस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। जेई मेंस में तो मान के चलो आप हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन कंपलसरी है इस चैप्टर से आना ही। ठीक है। वो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, क्वेश्चन मतलब मीडियम लेवल का होता है, या फिर मतलब बहुत अच्छा से बन जाएगा आपका। ठीक है ना। आप बस पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में जो पूरा इसका होगा, लगभग 10 वीडियो बनेगा, 10-15 वीडियो, हमको लगता है। ऐसा बड़ा चैप्टर है थोड़ा, और इम्पोर्टेंट भी है चैप्टर, इसलिए इसमें टाइम देना आपके लिए वर्थ इट रहेगा। ठीक है ना। 4 चैप्टर मतलब 4 क्वेश्चन आएगा आपको, मान के चलिए मेंस में। ठीक है। हर बार 3 से 4 क्वेश्चन तो हर बार आता है यार, वो फिक्स है आपका। ये चैप्टर का वेटेज ऐसे भी बहुत ज़्यादा होता है आपको, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है। आप इसको बना के पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, आपका क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये वेक्टर चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों, इसका जन्म क्यों हुआ, मतलब इस चैप्टर को अलग से नाम क्यों दिया गया, ये सब इसका एक पहले से कैसे बताइएगा आप। देखिए, हम आपसे पूछते हैं ये चैप्टर आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा कि हाँ आप पढ़ाइए, शुरू कीजिए। नहीं, इससे पहले थोड़ा बहुत सुन लीजिए कि चैप्टर तो ज़रूरत क्यों पड़ा। देखिए, हम आपसे अगर पूछते हैं कि एक फुटबॉल प्लेयर है, 2 फुटबॉल 3 फुटबॉल प्लेयर है आपका ग्राउंड में, एक फुटबॉल प्लेयर का हम पूछे आपको हाइट क्या है, तो आप क्या बोलिएगा। मान लीजिए कोई उसका हाइट 2 मीटर है, तो इसका आंसर आप बोल दीजिएगा सीधे 2 मीटर है। ठीक है। और हम पूछेंगे कि आपको फुटबॉल पास करना है एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास। ठीक है। हाँ, तो दूसरे प्लेयर के पास पास करना है आपसे एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हम आपसे कि उसका हाइट क्या है, और दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि आपको एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को फुटबॉल पास करना है। ठीक है। तो पहला का आंसर तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा। ठीक है। उसका हाइट 2 मीटर है, या फिर वो 6 फीट का है, 5 फीट का है, कुछ भी है। ठीक है। तो सिंपल हो गया। तो वो जो आंसर आप बताए वो क्या बताए, उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताए ना, कि वो 6 फीट का है या फिर 6 मीटर का है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर, जिसमें कोई डायरेक्शन का बात नहीं होता, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अभी आप मेरा हाइट पूछ लीजिए, तो मेरा कितना हाइट है, मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंच। तो मेरा क्या हुआ, वो मैग्नीट्यूड हुआ। उस मैग्नीट्यूड को हम एक नाम से बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, स्केलर। ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या समझे। अगर हम जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी, अब देखिए, अब सेकंड में क्या हुआ, हम बोले कि आपको उस प्लेयर से, एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास आपको फुटबॉल पास करना है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप बोलिएगा हम उसको लात से मारेंगे, आप उसके पास भेज देंगे। ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ हो रहा है, एक तो आप उसको अपने लेग से स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है। एक तो उस पर फोर्स लग रहा है, और ऊपर से उस डायरेक्शन में आप उसको दीजिएगा तभी तो वहाँ जाएगा ना। हाँ, आपको वहाँ से, मतलब मान लीजिए आपके आगे वो लड़का खड़ा है। ठीक है। हाँ, हम यहाँ से फुटबॉल मारेंगे, उसके डायरेक्शन में मारेंगे तभी तो उसके पास जाएगा ना। ऐसा नहीं कि हम फुटबॉल आया, हम उसको पीछे मार दिए तो वो पीछे चल जाएगा। हाँ, हम आपको बोले कि ठीक है हम फोर्स से मार रहे हैं, क्योंकि उसको फोर्स से हिट कीजिएगा तभी तो रहेगा, वो फोर्स ही हुआ। तो फोर्स से हम बोले कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। ठीक है। 2 न्यूटन का हम फोर्स लगा दिए, मगर किधर लगाए, हम इधर भी मार सकते हैं, इधर भी मार देंगे, आगे भी लगा देंगे, पीछे भी मार देंगे, कहीं भी ऊपर फेंक देंगे। ठीक है। तो वो फोर्स तो हम लगा दिए 2 न्यूटन, मगर उसको एक डायरेक्शन में फेंकेंगे तभी तो उसके पास जाएगा ना। हाँ, इसीलिए उस चीज़ के लिए हमको किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, वेक्टर का, जिसमें हमको डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड तो हमको चाहिए ही, क्योंकि मैग्नीट्यूड मारेंगे और उस डायरेक्शन में मारेंगे तभी तो उसके पास जाएगा ना। इसीलिए वेक्टर का हमको जरूरत पड़ा। तो वेक्टर क्या है, तो क्वांटिटी। ठीक है। एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। ठीक है। वेक्टर क्या हुआ, क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन होगा तभी ये वेक्टर कहलाएगा। ठीक है। अब इसको तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे देख लीजिए। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसको मतलब जो मैथमेटिक्स की दुनिया है, इसको अब हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स का दुनिया में वेक्टर पढ़ने से पहले, वेक्टर समझने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए, जो बेसिक पॉइंट आपको आना चाहिए। ठीक है। तो वो पहले पहले बेसिक पॉइंट हम आपको कवर करवाते हैं कैसे है। तो वेक्टर को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। तो पहले आप देंगे लाइन किसको कहते हैं, तो ये क्या हुआ, सिंपल क्या हुआ, हम ऐसे खींच दिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक लाइन हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल लाइन। क्या कहेंगे, सिंपल लाइन। ठीक है। अब एक ऐसा हुआ, मगर यहाँ पे ऐसा है डॉट टाइप का। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। ठीक है। सिंपल, इसको क्या कहेंगे हम, लाइन, इसको क्या कहेंगे हम, लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है। अब ये ऐसा कुछ लाइन है, इसके ऊपर हम ऐसे लगा दिए,
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टेड लाइंस कहेंगे। सिंपल है, लाइन तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते होंगे, बस कुछ नहीं है। लाइन क्या हुआ, इसको, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आगे तक बहुत एक्सटेंड करेगा। क्या समझे, इसका मतलब ये आगे तक एक्सटेंड करेगा, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा, ऐसे भी एक्सटेंड करेगा, इधर भी करेगा। मगर ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा तो यहाँ पे दिखेगा कोई पॉइंट टाइप का, ये एक फिक्स हो गया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। क्या हुआ, ये इतना ही बड़ा लाइन है, ठीक है। और ये जो हुआ, ये हुआ आपका डायरेक्टेड लाइन्स, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या हुआ, एक लाइन नहीं, लाइन कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टेड लाइन का मतलब कि एक डायरेक्शन में वो लाइन जा रहा है। ये है क्या, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इसको हम कहेंगे सिंपल लाइन। ये दोनों का दोनों रुक गया, मतलब कि ये स्टॉप है, बस इसका इतना ही बड़ा लेंथ है। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये जो है मेरा, जो ऐसे एरो हम दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन यहाँ से इतना ही दूर रहेगा, मगर इसका मतलब इस डायरेक्शन में है, वो अगर बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में सिर्फ बढ़ेगा, यहाँ पे वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों तरफ बढ़ेगा, मगर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। ये हुआ डायरेक्टेड लाइन, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अब उसके बारे में पढ़ें। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या हुआ, ये देखिए ऐसा हुआ, दोनों तरफ यहाँ पे ऐसे उनका दे दीजिए, ये हटाइए, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये मेन पॉइंट है वेक्टर में, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसा लाइन जिसमें डायरेक्शन हो और जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कोई फिक्स है नहीं है, क्योंकि ये बढ़ते रहेगा आगे, ठीक है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका कोई मैग्नीट्यूड आप बताइएगा कि बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है, आपके पास स्पेसिफिक कुछ आप बोल ना सकते हैं कि ये 2 मीटर का लंबा है, या 2000 मीटर लंबा है, या 2 लाख किलोमीटर लंबा है, तो इन्फिनिटी है, तो बढ़ते रहेगा, जितना बड़ा बोलते रहिए आप। हाँ, मगर ये भी है ऐसा कि जिसमें दोनों तरफ आप बोल सकते हैं, मगर ये इसको भी आप क्या कहिएगा, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड है आपके पास, मगर इसका डायरेक्शन नहीं है। ये चाहे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, नीचे होगा, मगर इसके पास, आपके पास सब कुछ है। क्या है, आप इसके बारे में सब कुछ बोल सकते हैं कि इसका एक फिक्स लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, बुनकर टाइप का दे दिए, यानी इसका लेंथ फिक्स हो गया। और इसका डायरेक्शन भी हम मेंटेन बता दिए कि ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में बता रहा है, और उसका लेंथ भी फिक्स है। तो यही हुआ मेरा एक तरह से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो किसी स्पेस में हम किसी को भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की मदद से। अब इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को मान लेते हैं, कोई नेम दे देते हैं ए बी, इस पॉइंट से यहाँ से इस लाइन को, यहाँ पॉइंट वाला को दे देते हैं नाम ए, इसका नाम दे देते हैं हम बी, ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। और ए, द पॉइंट वेयर द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं हमेशा, इनिशियल पॉइंट, क्योंकि यहाँ से ना जा रहा है, ये एरो देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे एरो का मार्क, एरो का मार्क से पता चलता है कि ये लाइन इधर से स्टार्ट होकर इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट, और इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल पॉइंट। द लाइन, ठीक है, द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेयर इट स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, और जो जहाँ पे वो टर्मिनेट हुआ उसको हम क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये जो हुआ मेरा क्या, फाइनल पॉइंट हुआ, ये हुआ मेरा इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस जो हुआ ना, ये जो डिस्टेंस जो फिक्स हो गया, आप इसको भी मेंटेन कर लीजिएगा, आप किसी भी स्केल से मेजर करके बता दीजिएगा कि हाँ इसका लेंथ कितना सेंटीमीटर है, या फिर कितना आपको मीटर में बताना, मीटर में बता दीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी वेक्टर के नाम से, ए बी वेक्टर, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, बी तक जा रहा है, तो ए बी वेक्टर, समझे। ऊपर में ये एरो का साइन दे दिए, एरो का साइन का मतलब ये नहीं समझिएगा कि इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन इसलिए दिया गया है कि इसका जो हमको जो भी चीज़ पता है ना, उसका डायरेक्शन हमको पता है, इसलिए उसके ऊपर ये एरो दे दिए, ये इसका डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अगर हमको पूछ ले कि ये ए बी का लेंथ कितना है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी को हम ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसका पूरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है। अगर ये क्या बताएगा, सिर्फ आपको ए बी वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, हाँ, और ये क्या बताएगा आपको, मॉड ऑफ ए बी, ये बताएगा सिर्फ आपको ए बी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड सिर्फ पता लगाना है, तो ये इससे पता चलेगा। अगर डायरेक्शन पता लगाना है तो इससे, और दोनों चीज़ पता लगाना है तो फाइनली ये आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। डायरेक्शन किससे, ये एरो से पता चल रहा है, ये जो 2 मॉड लग गया ए बी का, इससे आपको क्या पता चल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कि ये कितना बड़ा है लेंथ में, ठीक है। और डायरेक्शन में हमको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हम एरो हेड मार्क कर दिए, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो हम एरो की तरफ बता दिए। अब पूछिएगा आप इसमें मोड क्यों लगाते हैं, तो
तो ये देखिए मॉड जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव। देखिए अगर हम आपसे कोई लेंथ पूछते हैं कि आपका आप खुद का ही लेंथ मान लीजिए कि कितना हुआ, तो आप बोलिएगा मेरा 6 फीट है, ठीक है ना। ऐसे आप बोलिए कि मेरा -6 फीट है, कभी सुनिए ऐसा। लेंथ जब भी बताया जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव बताया जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी जो भी होता है वो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो मॉड के लिए मतलब इसका जो जैसे हम आपका लेंथ पूछ रहे हैं तो आप 6 बताइएगा ना, वही इसी के साथ है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हाँ, और एक बात कि स्केलर क्वांटिटी, अब फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। हाँ, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो कुछ फिजिक्स का भी इसमें रोल होता है। हाँ, स्केलर वेक्टर का। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं बताइए, खुद से सोचिए। 5-6 नाम क्या हो गया, लेंथ हो गया आपका, टाइम हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब आपका क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी गिनती। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब आपका स्केलर क्वांटिटी जो कि आपको लेंथ बताएगा, मतलब जो कि आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। स्पीड आपको क्या बताएगा कि आपका कितना स्पीड है, ठीक है, मगर ये नहीं बताएगा कि आपका किस डायरेक्शन में उतना स्पीड है, ठीक है। आपका लेंथ है तो लेंथ आपको पता चल जाएगा, हाँ मेरा लेंथ इतना है, या फिर कोई भी लेंथ इतना है, मगर किस डायरेक्शन में वो लेंथ खड़ा है। मान लीजिए ये है तो ये ऐसे खड़ा है सीधा वर्टिकल, तो ये डायरेक्शन आपको नहीं पता होगा, बस आपको इसका लेंथ पता है। स्पीड है तो आपको पता है स्पीड है, मगर किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, वो आपको नहीं पता, तो वो सब स्केलर क्वांटिटी में गिनती आ जाता है, जो भी अभी नाम बताएं। अब हम पूछते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन आ जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस हो गया स्केलर, और उसी का इसमें वेक्टर में अगर जानना है तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो आपके पास डायरेक्शन भी हो, ठीक है, और डिस्टेंस का मतलब पता है, जैसे कि आप मान लीजिए 2 मीटर इन नॉर्थ। 2 मीटर इन नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, आपको 2 मीटर जाना है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। कहीं भी आपकी तरफ अगर नॉर्थ है तो ये तो मेरे इधर ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, नॉर्थ इधर, तो 2 मीटर हमको पीछे नॉर्थ की तरफ जाना होगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे सीधे 2 मीटर तो ये क्या हुआ, सिर्फ लेंथ हुआ, डिस्टेंस हुआ सिर्फ 2 मीटर डिस्टेंस, मगर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 2 मीटर नॉर्थ या फिर 2 मीटर ईस्ट, ये हो गया आपका क्या डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। 2 मीटर हमको चलना है वो मैग्नीट्यूड, अब वो चलना है ईस्ट के डायरेक्शन में तो वो हो गया मेरा डायरेक्शन, तो वो हो गया मेरा क्या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का समझे, अब वेलोसिटी, अब स्पीड का स्पीड तो हो गया मेरे पास क्या स्केलर, उसका होगा वेक्टर क्या वेलोसिटी। स्पीड मेरा बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, आप बोलिएगा ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड आप जा रहे हैं, मगर किधर जा रहे हैं ये वो आपको नहीं पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से, मगर हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड हमको जाना है ईस्ट की तरफ, तो वो हो गया क्या मेरा डायरेक्शन। आपको मान लीजिए अपने स्कूल से घर जाना है तो आप सीधे बोल दीजिएगा मेरा 5 से, अभी हम आपको नए नए आदमी हैं, हम बोले नया बच्चा भाई, हाँ तो आप बोलिएगा भाई हमको स्कूल का पता बताओ कहाँ, या फिर कोचिंग का पता बताओ कहाँ, तो अब तुम बोलेगा क्या यहाँ से 10 किलोमीटर चल जाओ, मतलब ऐसे बोलेगा ना यहाँ से 10 किलोमीटर चल जाओ, तो हाथ का डायरेक्शन गया, तो वो आपको डायरेक्शन भी दे रहा है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भी दे रहा है, तो वो क्या वो वेक्टर हुआ। हम बोलेंगे सिर्फ हाथ बंद कर लिए 10 किलोमीटर चले जाओ, हाँ तो आप बोलिए 10 किलोमीटर चले जाओ, तो वहाँ पे जहाँ इधर उधर घूमते रह जाइएगा आपको मिलेगा ही नहीं, वो हो गया क्या आपका स्केलर। हाँ 10 किलोमीटर चले जाओ यहाँ से सीधे राइट, तो मतलब कि राइट की डायरेक्शन में हमेशा 10 किलोमीटर चले जाओ, ये आपका डायरेक्शन भी पता चल गया और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, तो ये आपका वेक्टर में आ गया। तो वेक्टर में कौन कौन सा आता है बहुत, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी में आता है, ठीक है, वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए अब ये मैथ में हम पूछ जाते हैं कि आप बोलिएगा मैथ पढ़ने आए या कहाँ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब देखिए लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये डायरेक्टेड लाइन हो गया और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब इसका मेन रोल आएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यही बात बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड हमको पता लगाना है तो मॉड ए बी, हाँ, और दोनों चीज़ अगर पता लगाना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो मॉड ऑफ ए बी का वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मेरा बात। अब हम आपको यहाँ पे लिखवा लेते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट किसको कहते हैं वेक्टर का। एक मिनट वीडियो देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। हाँ तो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका जो अभी हम समझाए हैं इसको आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए ताकि बाद में आपको रिवीजन करते वक्त दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लिखना द पॉइंट ए, लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए, नोट्स बनाने का अलग से टाइम मत लीजिए तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। दिक्कत उक्कत कुछ ना हो इसलिए चुपचाप से अभी बनाइए साथ के साथ। द पॉइंट ए from where vector start, from the point A from where vector start is called, from where vector start is called initial point,
है। इनिशियल पॉइंट हमको लगता है अब ये मिटा देना चाहिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसे समझाने के लिए लिखे थे, लाइन सिग्नल भी लिख लिए होंगे, डायरेक्टेड लाइन सिग्नल। अब मेन आपको जरूरी है खाली इस चीज़ का, ठीक है। इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट वेयर it ends is called टर्मिनल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट बी लिख लीजिए यहाँ पे कितना के, और द पॉइंट बी वेयर इट इज एंड्स इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया क्या आपका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया आपका क्या टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ये टर्मिनल पॉइंट किसको कहते हैं? जहाँ पे वो एंड हो रहा है। इनिशियल पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी is denoted by AB mod of AB वेक्टर, ठीक है। ये आपको बताया था मैग्नीट्यूड का, ठीक है। mod of AB वेक्टर, द डायरेक्शन, द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ठीक है। द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, एरो रिप्रेजेंट्स represents the direction of vector। एरो रिप्रेजेंट क्या करता है? आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि ये था, ये होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़ का? एक 3D पॉइंट ऑफ व्यू में। देखिए 3D में कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 3D का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप एक स्क्वायर बॉक्स ले लीजिए, बॉक्स समझ रहे हैं ना, स्क्वायर बॉक्स है। जैसे कि एक कार्टून जानते हैं ना, कार्टून जो एक बड़ा वाला कार्टून हो गया। यहाँ आसपास में कुछ तो है नहीं, फिर देखिए ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स है कोऑर्डिनेट, ये वाई, ये जेड, ठीक है। ये कोई पॉइंट है ऐसे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है किसी 3D में। मान लीजिए ये कैसा है? ये जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट है? ये जो ओरिजिन इसको कहते हैं हम, ये बेसिक चल दीजिए, इसको हम ओ से हमेशा डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पॉइंट हम मान लेते हैं पी, इसका एक्स वाई जेड में ये एक पॉइंट है, समझे ना। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई जेड में तो समझ रहे हैं अभी आप, तो बहुत कुछ है। यहाँ कोई पॉइंट है जैसे 3D में, ठीक है। यहाँ उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की कितना एक्स पे एक्स डिस्टेंस है, वाई का डिस्टेंस कितना जेड का है, वो कोई एक्स का कोऑर्डिनेट है उसका। हाँ, यहाँ से इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे। अब ये देखिए, इसी को क्या हम कहेंगे? कंसीडर ए पॉइंट इन स्पेस। किसी भी स्पेस में हम कोई पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये कोई ओरिजिन है, हमेशा इसको ओ से 0 0 0 इसका होगा। देन द वेक्टर ओ पी हैविंग ओ, ठीक है, एज एन पी एज इनिशियल पॉइंट, इसको कहेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनल पॉइंट, जो कि एंड हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और रेस्पेक्टिवली इट्स कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ये जो ओपी वेक्टर हम इसको हम कैसे कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को देख के आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्यों नहीं होइएगा? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का आपको डेफिनेशन बहुत अच्छा आ गया। आप सीधे इसको क्या बोलिएगा? ओपी वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर, इसको हम कहेंगे। कभी भी क्वेश्चन में अगर पोजीशन वेक्टर आएगा, इसका मतलब सीधे सीधे आप ओपी वेक्टर समझिएगा, जिसका आपको डायरेक्शन दिया हुआ है और लेंथ आपको पता चल जाएगा इससे भी। इसका अगर हम पूछेंगे आपको क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा, या फिर ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अब आप इस केस में आप कैसे निकालिएगा वो हम आपको बताएं। ऐसे तो आपको पता है ना कि अगर कोई ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको हम डायरेक्ट बोल दिए 2 होगा 3 होगा, तो फिर अगर इस फॉर्म में अगर दे दे तो कैसे आप निकालिएगा? पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। द पॉइंट ओ वेयर द वेक्टर ओ पी स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, समझे। एंड द पॉइंट पी वेयर इट, कहाँ है भाई, वेयर इट्स एंड। यहाँ पे जो पॉइंट पी है, वो जो इससे पहले हम जो लिखा है तो वो आप नोट कर लिए होंगे, इसलिए हम दूसरा उसी को यूज करके थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर लेते हैं। पॉइंट पी वेयर इट एंड्स इट्स कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट, इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, ये जो वेक्टर होगा ओपी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ओपी वेक्टर, ठीक है। एंड एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना,
ये जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब बोलिएगा आप कैसे निकलेगा, तो इसका ऐसे निकला जाता है, देखिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी वैल्यू जो होगा ना ओपी वेक्टर का तो इस तरह का होगा। मान लीजिए कोई वैसे देगा वेक्टर आपको, जब भी क्वेश्चन में अगर ये दिखेगा ना तो इस फॉर्म में दिखेगा। मान लीजिए अभी हम मान लेते 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस फॉर्म में दिया होगा। ये इसका डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको इस तरह बनानी पड़ती है। यहाँ पे x क्या होगा आपको, अगर हम पूछ देंगे मॉड ऑफ ओपी वेक्टर क्या होगा, दिख रहा है ना आपको, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर क्या होगा, ये मॉड यहाँ पे नहीं होगा मुझे लग रहा है। मॉड ऑफ ओपी वेक्टर अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर लिख देंगे और इसके अंदर देखिए पहले x का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस z का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा रूट अंडर 29। ये होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें बहुत बेसिक सा चीज़ है, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा नोट्स है, मेरे खुद का बनाया हुआ नोट्स है, हर बुक से हम छाट के अपना जो जिससे अभी हम पढ़े हैं, अभी तुरंत मेरा 12th का भी एग्जाम हुआ है, मेंस क्लियर हुआ है, तो देख लीजिए। अब एडवांस भी क्लियर हो गया है अच्छे रैंक से। अब देखते हैं अब कौन सा मिलता है IIT NIT, जिसमें जो ब्रांच मिल जाए अच्छा लेना ही है। हाँ, रूट अंडर 29 अब ये हो गया। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके आगे अब हम पढ़ेंगे क्या, अब टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर किस तरह के होते हैं, ठीक है। अभी हम नोट कर लिए होंगे तो हम इंग्लिश करते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर में अब हम क्या क्या पढ़ते हैं। अब वेक्टर का भी जो होता है ना टाइप होता है कि कौन वेक्टर किस तरह का है, नल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, और कौन कौन सा वेक्टर होता है अभी आप सब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले आप समझ लीजिएगा पहले, फिर इसके बाद हम और भी पॉइंट सारा का सारा लिखवा देंगे, पॉइंट वाइज की कितना तरह का वेक्टर होता है। तो पहला अभी हम पढ़ते हैं जीरो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले आप लिख लीजिए यहाँ टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर हम क्या पढ़ेंगे, ये है मेरा जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर सबसे पहला वेक्टर हम क्या पढ़ेंगे, जीरो वेक्टर। और दूसरा वेक्टर अभी यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखते रहते हैं, पहले यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये जो यूनिट वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, इसका डेफिनेशन भी आप लिख ही लीजिए, इसके बाद हम एक साथ आपको समझा देंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसका लिख लीजिए, वेक्टर वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, सिंपल, इसको हम क्या कहते हैं, सीधे जीरो वेक्टर, ठीक है। इसका जो पॉइंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो होता है वो सेम टू सेम होता है। एक मिनट पहले आप लिख लीजिए या फिर एक हम फिर आपको समझा देते हैं। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट उसका कहा गया, विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। इसको जीरो वेक्टर, called zero vector, ठीक है। इट इज डिनोटेड, कहाँ गया, इट इज डिनोटेड बाई ओ, इट इज डिनोटेड बाई ओ। डायरेक्शन ऑफ ओपी क्या गया भाई, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज अनडिटरमिनाइड, द डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन is undetermined, indetermined। ये अभी हम अपने नोट्स से लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है। हम नोट्स बहुत बारीकी से बनाए हैं अपना, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा बहुत जल्दी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको उसको रिप्लाई भी मिल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। हम रोज का रोज देखते हैं कमेंट कि किसका कब आ रहा है, तो उसी समय लिखिए आप। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर ऑफ, यूनिट का मतलब क्या हो गया, वन, यानी सिंगल यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है।
वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड vector of unit magnitude in direction of vector, in direction of vector is called unit vector. यूनिट वेक्टर साथ के साथ लिखते रहिएगा तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आप उस टाइम को किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर लीजिएगा। डिनोटेड बाय मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, वेक्टर मान लीजिए कोई भी ए वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर, ये देखिए इसका साइन जो होता है ना यूनिट वेक्टर का ऐसा होता है, ऊपर में कैप टाइप का। इसका ऐसे एरो मत दे दीजिएगा, ठीक है, एरो नहीं देना आपको, ऐसा होता है, ठीक है। डिनोटेड बाय ए यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखिए ए यूनिट वेक्टर जो होता है ना इक्वल टू होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे पहले ये दोनों को समझ लीजिए, दोनों पॉइंट्स का यहाँ पे दोनों पॉइंट्स का ये बताना चाह रहे हैं। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर किसको कहते हैं? एक मतलब बहुत छोटा, मतलब कोई वेक्टर नहीं, जैसे कि ये कोई वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, टर्मिनल पॉइंट भी यही है, ये हो गया आपका क्या जीरो वेक्टर। यहाँ पे ओ जीरो वेक्टर का कोई मतलब क्या हो गया, कोई मतलब पॉइंट नहीं हुआ, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट वही वही एक डॉट के समान हो गया वो, ठीक है। ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। उसको डिनोट करते हैं हम ओ से, हाँ मतलब जीरो इज हमारी ओ, इट इज इट्स डायरेक्शन इज इनडिटरमिनाइज, उसका डायरेक्शन हम कोई डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखिए ये एक पॉइंट है, हाँ इसका डायरेक्शन में आप यहाँ पे ऐसे लगाइएगा क्या, नहीं इसका ऐसा कोई लाइन रहता तब ना आप इसका ऐसे लिख सकते थे या फिर ऐसे बना सकते थे, हाँ लाइन है तब ना। ये लाइन भी कैसे फॉर्म होता है, बहुत सारा डॉट से मिलके एक लाइन बनता है, ठीक है ना, बहुत सारा डॉट से ही एक लाइन बनता है। लाइन का डेफिनेशन आप पढ़े होंगे ना बेसिक में, तो वही होता है। तो यहाँ पे एक डॉट है तो इसका कोई डायरेक्शन आप बता पाइएगा? हाँ नहीं बता पाइएगा कि डॉट ईस्ट में है वेस्ट में है, जहाँ खड़ा यहाँ पे डॉट रख दीजिएगा तो इसको आप बोल दीजिएगा कि ये ईस्ट में है या फिर ऊपर है या नीचे है, हाँ तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसका इसका जो डायरेक्शन होता है वो इनडिटरमाइंड होता है, उसको हम नहीं बता सकते हैं। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। अगर उसका यूनिट वेक्टर सीधे सीधे आप ये समझिए कि किसी भी वेक्टर आपको दिया हुआ है, जैसे कि एक्स वाई जेड वगैरह जो बताए थे पीछे, उसका मैग्नीट्यूड आपको सिर्फ जैसे निकालिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो भी पीछे था, हाँ मैग्नीट्यूड निकालिएगा उसका, तो 1 आएगा वो, समझिएगा। जैसे 1 आ गया उसका मतलब क्या हुआ, वो यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन तो जरूरी है, वेक्टर है तो हम डायरेक्शन का बात तो करेंगे ही। इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय ए यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है ये एक कैप कहते हैं, ए कैप, तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड मॉड ए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जस्ट अभी लीजिएगा एग्जांपल की बात, मैंने लिख ही लीजिए एग्जांपल, एग्जांपल ले लीजिए फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस कितना हो जाएगा 4, उसके बाद ये हो गया 25, एक मिनट 2 नहीं लेके यहाँ पे 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 के कैप, ठीक है, ठीक है। इस वेक्टर का हम पूछे आपको क्या बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर कैसे आप निकालिएगा, सिंपल, बस ए यूनिट वेक्टर हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको ये निकालना है, ये निकालना है, हमको पता है ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर जो है मेरा उसी के एज इट इज लिख दीजिए, क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप, सेम टू सेम फॉर्मूला पे जाइए आप, ठीक है। ये क्या है 1k कैप, दोनों लिख दीजिए और डिवाइड में, अब मॉड ऑफ हम बताए थे ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जस्ट इससे पहले वाला अभी जो इरेज किए थे उसमें यही बताए थे, मॉड कैसे निकलेगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 9 के बराबर, 3 के बराबर आएगा, रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3 के बराबर आया। तो ये क्या हुआ, नीचे में आप 3 लिख दीजिए, बस यही आपका सीधे आंसर हो गया। क्या समझे, ए यूनिट वेक्टर आपको कैसे निकलेगा, ए वेक्टर जो दिया वो लिख दीजिए और उसका रूट अंडर करके मैग्नीट्यूड उसका लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 प्लस 4 8 और प्लस 1 9, 9 का रूट लीजिएगा तो 3 आएगा,
यही आपका सीधे आंसर हो जाएगा यूनिट वेक्टर का। सिंपल है, ज़्यादा बड़ा इसमें कोई मतलब डिफिकल्ट वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आगे भी है और भी बहुत तरह का वेक्टर है, अभी उसका पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे अब कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। ये कोलिनियर वेक्टर और कोइनिशियल वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये सब क्या होता है, ये सब शुरू से पहले शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं, देखिए थर्ड में तो लिखा है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। तो ये कोइनिशियल वेक्टर, तो कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोइनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम। देखिए दो वेक्टर मान लीजिए, ये कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर नाम देते हैं हम इसको, डायरेक्शन भी है लेंथ भी है, ठीक है। ये कोई बी वेक्टर है। अब दोनों में अब ये तो दो वेक्टर आपको दिख रहा है, मगर ये भी दिखना चाहिए कि ये दोनों एक ही जगह से क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, एक ही जगह से दोनों का मतलब जन्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए टू और मोर वेक्टर आर को इनिशियल, इसको हम को इनिशियल क्यों कहेंगे, इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम। यहाँ पे देखिए इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है, एंड पॉइंट तो दिखा रहा है कि उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो टू और मोर वेक्टर आर कॉल्ड को इनिशियल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनिशियल पॉइंट सेम है। यहाँ पे देखिए सेम इनिशियल पॉइंट है, या फिर यहाँ पे से ये अगर ऐसे जाए सी वेक्टर, तो इसको क्या कहिएगा, ये सब क्या हुआ, को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट सेम है। ये टर्मिनल पॉइंट इसका ये है, तो वो तो अलग है, उनको टर्मिनल पॉइंट से मतलब नहीं है कि वो किधर भी जा रहा है, हमको किससे मतलब है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट ये होता है हमेशा से, जो पीछे भी बताए हैं आपको डायग्राम में। तो ये हुआ इनिशियल पॉइंट, देखिए सबका आपको एक ही पॉइंट दिख रहा है, इसलिए कोई इनिशियल वेक्टर में सिर्फ इनिशियल पॉइंट को देखिए, और वो जो इनिशियल पॉइंट है सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, को इनिशियल वेक्टर इसी को कहते हैं। अब कोलिनियर वेक्टर, अब कोलिनियर वेक्टर और नॉन कोलिनियर वेक्टर में डिफरेंस है इस तरह का। देखिए एक तो आप मानिए दो वेक्टर हैं, समझने के लिए हम दो वेक्टर बना लिए, ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ठीक है। और ये एक वेक्टर हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अब एक हम बना लिए ए वेक्टर, ये बना लिए बी वेक्टर। अब देखिए पैरेलल का मतलब तो आपको लोग को पता है, होना ही चाहिए ना, हाँ। अब बच्चा तो है नहीं पता है तो भाई बहुत बुरी बात है, आप लोगों को पैरेलल का मतलब नहीं पता। ये देखिए ये दोनों पैरेलल दिख रहा है आपको, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल हुआ, ये हुआ पैरेलल, दोनों का डायरेक्शन इधर है। ये भी पैरेलल हुआ लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ये पैरेलल हुआ, ये एंटी पैरेलल हुआ, समझे ना, है तो पैरेलल ही ना, दोनों का डायरेक्शन देखिए। अब इसमें कोई लीनियर में तो ये दोनों को हम को लीनियर कहेंगे, मगर देखिए ये दोनों पैरेलल है नहीं है। पैरेलल किसको कहते हैं, जो कभी जाके इंटरसेक्ट ना करे, तो ये दोनों तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, हाँ। भले ये आगे जा रहा है दोनों का दोनों इस डायरेक्शन में, अब भले ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, मगर किसी का मजाल है ये दोनों को पैरेलल को मतलब टच करवा दे, है आपके अंदर मजाल नहीं है तो चुपचाप देखिए। तो ये देखिए ये पैरेलल है दोनों, इस दो आप लोग का, फिर आप लोग को छोड़िए इसका, तो अब किसी का मजाल नहीं है दोनों को इंटरसेक्ट करा देते, ये दोनों तो पैरेलल एंटी पैरेलल है। मगर ये देखिए ये तो खुद इंटरसेक्ट होकर निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, मेरा एंटी पैरेलल भी नहीं हुआ ना पैरेलल हुआ, ये मेरा नॉन लीनियर कोलिनियर, मतलब नॉन कोलिनियर वेक्टर इसको कहेंगे, ठीक है, जो कि जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा आगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे जाके जो इंटरसेक्ट कर जाएगा उसको नॉन कोलिनियर कहेंगे, जो जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी वो हम कोलिनियर में गिनती आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल के पॉइंट से ये नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। क्योंकि यहाँ पे हम कोलिनियर पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना होइए आप। देखिए कोलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन आप लिख लीजिए पहले, बहुत अच्छा डेफिनेशन, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल और एंटी पैरेलल ये भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है, एंटी पैरेलल, पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, एक किसी भी सेम लाइन के अलोंग कोई भी सेम लाइन बना लीजिए इसी के पैरेलल। देखिए दोनों का दोनों पैरेलल है, यही सेम लाइन को हम आगे भी एक्सटेंड कर देते हैं, मगर ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल वाला हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया इसलिए एंटी पैरेलल। तो दोनों का दोनों देखिए डायरेक्शन सेम है ना, ये लाइन ही के डायरेक्शन में ना है, ऐसा तो नहीं है कि लाइन को एक ये तो इधर हो गया ये इधर हो गया, मगर ये दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया। ये दोनों वेक्टर है, ये कोई मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, तो आप ये दोनों को कह दीजिएगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, नहीं बोल ही सकते हैं आप, नहीं बोल सकते दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। आप तो बोलिएगा दोनों इधर ही जा रहा है, मगर देखिए इसको बढ़ाइएगा आगे तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो आप डायरेक्शन सेम कैसे बोल दीजिएगा, ये बहुत आगे जाएगा तो उधर चल जाएगा, ये बहुत उधर जाएगा तो उधर चल जाएगा, दोनों को डायरेक्शन आप सेम नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। कहाँ गया भाई, डायरेक्शन किस समय सेम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप, ये देखिए इधर जा रहा है, भले ही इसको पीछे से भेज दीजिए, ये दोनों का दोनों जा रहा है एकदम सेम लाइन में जा रहा है, भले ही आगे ऊपर नीचे है मगर जाएगा तो सेम ही जगह ना,
इसी सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सेम जगह का बात नहीं है मगर सेम डायरेक्शन का बात है। तो डायरेक्शन तो दोनों का सेम, एकदम सेम। ये हो गया क्या मेरे पास, सेम लाइन के अलोंग, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब इसी कोलिनियर वेक्टर को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है, और पैरेलल वेक्टर। क्या कहते हैं हम, डिपेंडेंट वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं हम, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे कोलिनियर वेक्टर को। ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आगे जाके ये चीज को आप डिपेंडेंसी में आप पढ़िएगा, आगे भी एक टॉपिक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मतलब आप क्या समझिएगा, देख के सीधे कभी भी आपको अगर ऐसा दिख जाए ना, तो आप इसका मतलब ये समझिएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल। पैरेलल या एंटी पैरेलल, ये दोनों आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का डायरेक्शन आप सेम समझिएगा। ये दोनों को देख के क्या समझ सकते हैं, दो चीज, कि ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है ना। इसको देख के आपको क्या समझ में आना चाहिए, ये दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम होगा ही, ठीक है। ऐसा दिख गया है तो इसका मतलब है सेम होगा डायरेक्शन। और क्या कहते हैं, और ये और क्या बोले थे, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। प्लस, अब प्लस क्या था, अभी पॉइंट लिखवा दी क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। और सेम है लाइन के लोग, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा ना। अब इसको पहले पॉइंट वाइज लिख लीजिए आप यहाँ पे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, इट रिप्रेजेंट्स सेम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए आप यहाँ पे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और बी वेक्टर इज इक्वल टू आप ले लीजिए 4i कैप प्लस 4i कैप, जे कैप है ये, सॉरी जे कैप होगा ये, अब प्लस के कैप है, भाई साहब इतना बड़ा गलती, ओहो 4k कैप, देखिए थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। देखिए अब ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपसे पूछ लेगी कि यार ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, हाँ, इट रिप्रेजेंट ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। और क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होता है यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। अब आप बोलिएगा इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो देखिए सिंपल, ए वेक्टर ये है एज इट इज, देखिए ऑब्जर्व कीजिए। और देखिए लेमडा क्या हो गया, यहाँ पे लेमडा क्या है, एक स्केलर, यहाँ पे अगर 2 लिख दीजिए, और ये बी वेक्टर आप देख लीजिए आप करके, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर कहाँ है भाई साहब, 1/2 होगा यहाँ पे, 1/2। देखिए बी वेक्टर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, बी वेक्टर यहाँ पे लिख दीजिए और इसका 1/2 कर दीजिए। देखिए ए वेक्टर एज इट इज आ जाएगा, समझे। देखिए बी वेक्टर है यहाँ पे 4 4 4, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 2 2 2 आ जाएगा। डायरेक्शन देखिए सेम है, देखिए तब इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी वेक्टर, समझे ना। या फिर इसको 2 को इधर भेज देंगे तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, अगर हम ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो यही है सिंपल सा चीज़, ठीक है ना। हाँ, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, मगर नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, वो इस तरह का हो जाएगा, समझे ना। अभी आप नॉन कोलिनियर का भी हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर के बारे में। नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नॉन कोलिनियर वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा भी थोड़ा देर पहले बताए थे। तो वो क्या था, 2 वेक्टर एक्टिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड मतलब 2 वेक्टर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि कोई वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो। जैसे कि अभी बताया था ना, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, हाँ क्या कहेंगे, मुझसे बोलिए, नॉन कोलिनियर वेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेक्टर, इसको हम इंडिपेंडेंट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट वेक्टर हम किसको कहते थे, बोलिए बोलिए, इससे पहले पढ़े थे ना, कोलिनियर वेक्टर को हम क्या कहते थे, डिपेंडेंट वेक्टर भी कहते थे।
ठीक है। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेक्टर। इंडिपेंडेंट हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसको एक मतलब पिछले बार जो हम पढ़े थे कोलिनियर वेक्टर को, कोलिनियर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते थे ना, कोलिनियर की बात कर रहे हैं, नॉन कोलिनियर का नहीं, इसे जो थोड़ा देर पहले पढ़े थे। तो कोलिनियर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसा हम कर सकते थे, पॉसिबल था क्योंकि वो पैरेलल था, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, बस आपको एक स्पेसिफिक कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो चीज़ में आ जाता, मगर इसमें नहीं होगा वैसा, ठीक है, कभी नहीं होगा वैसा इसमें, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इस फॉर्म में, ए को बी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इस तरह, इक्वल टू का साइन बीच में हम कभी नहीं दे सकते इसमें। तो इसको हम इसीलिए इंडिपेंडेंट कहते हैं कि दोनों का दोनों अपना अलग अलग खुश रहता है, समझा। हाँ, तो यही हुआ इंडिपेंडेंट वेक्टर। लेकिन उसको डिपेंडेंट इसलिए कहते थे क्योंकि दोनों को ए और बी को हम इक्वल टू के साइन से जोड़ सकते थे, ठीक है, उसको एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हम बना सकते थे, ठीक है ना। तो वो उसी को हम क्या कहते थे, कोलिनियर वेक्टर। मगर इस केस में वो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेक्टर बोलने का यही रीज़न है इसमें, ठीक है। अब वो जो बताए थे एक पार्ट भी, जो लाइक वेक्टर, ये दोनों जब सेम टू सेम डायरेक्शन में जाए ना तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर। जो कोलिनियर में हम पढ़े थे इसको हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर किसको कहते थे, एक मिनट, लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर किसको कहते थे, वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, तो सेम पैरेलल डायरेक्शन को जो हम कहते कहते उसको लाइक वेक्टर कहते थे। और इसको एक पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा कोलिनियर के नीचे, एक इधर एक इधर, ये क्या हो गया, अनलाइक वेक्टर। इसको डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, वेक्टर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर। जस्ट अभी पहले भी पढ़े थे ना, लाइक वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन सेम था। अनलाइक वेक्टर क्या हुआ, सेम टू सेम ऐसे लिख दीजिएगा, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, समझे ना। अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये सब अंतर, ये जो लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर जो था किसका पार्ट हो गया, कोलिनियर वेक्टर का पार्ट हो गया ना। ये सब नॉन कोलिनियर के अंतर्गत में नहीं आता ये। एक्टिंग इन कहाँ गया, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर, ठीक है। ये लाइक वेक्टर हो गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, टू वेक्टर एक्टिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। ये डायग्राम एज इट इज इसमें बना लीजिएगा इसमें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। इसको इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। ए को बी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, अनलाइकली जो हम क्या कहते हैं, कोलिनियर को रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब इक्वल वेक्टर क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, जो एज इट इज सेम टू सेम हो, समझे ना, जिसका डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम हो, उसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा का भी कोई मतलब नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसको सीधे सीधे हम इक्वल वेक्टर कर सकते हैं। जैसे कि कैसे, ए वेक्टर मान लीजिए कोई ऐसा आ गया, वन आई कैप, आई हो गया ना, आई कैप प्लस ये वन है, ये टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है। अब बी वेक्टर कुछ ऐसा आ जाए, वन आई कैप, सेम टू सेम, देख लीजिए नंबर भी जो होता है ना वो भी सेम रहता है इसमें, तभी तो जाके मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा ना। अंडर रूट हमको निकालना है, याद है ना, मैग्नीट्यूड हम अंडर रूट से निकाल देते हैं, ये टू होगा, यहाँ पे टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है ना। ये हुआ आपका क्या, इक्वल वेक्टर। अब देखिए दोनों को तो हम इक्वल कर सकते हैं ना, इक्वल कर सकते हैं, मगर कोलिनियर में हम इक्वल नहीं कर सकते थे क्योंकि एक टू का फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। जब तक 1/2 अगर नहीं करते तब तक वो इक्वल नहीं हो पाता मेरा, समझे ना। तो वो अगर कोलिनियर में इक्वल वेक्टर हुआ, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, अब आगे भी है इक्वल वेक्टर का, लाइक वेक्टर हो गया। लाइक वेक्टर का भी आपको अगर एग्जांपल दिखना है तो वो भी हम दिखा देते हैं आपको। लाइक वेक्टर का क्या हो जाएगा, जैसे कि लाइक वेक्टर का आपको एग्जांपल देखना है ना, बोलिएगा कि अगर हमको कैसे इमेजिनेशन करेंगे, तो जैसे देख लीजिए ये कोई ए वेक्टर है, ये वन आई कैप है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री के कैप। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर। अब बी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, जैसे फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप
किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मगर ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिए जो तीनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तीनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2 से इसको कर दिए और 2 से इससे कर दिया, 4 से इसको कर दिया, ऐसा नहीं। 2 से इसके कर रहे हैं तो 2 से इसको सबसे हो, ठीक है। 6 ठीक है। अब ये दोनों को क्या हुआ, ये दोनों तो अब ये दोनों वेक्टर को देख के आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं बताइए। हाँ, अभी ये वेक्टर हो गया, पहले ये दोनों को देख के आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। क्या है? पैरेलल वेक्टर, समझे? पैरेलल वेक्टर को ही हम क्या कहते थे? बोलिए बोलिए बोलिए। और डिपेंडेंट वेक्टर भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वेक्टर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसको ये क्या, इसको हम क्या भी कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेक्टर, समझ गइएगा। डिपेंडेंट वेक्टर भी हम इसको कर सकते हैं, पैरेलल वेक्टर भी हम कर सकते हैं, एंटी पैरेलल नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए, पैरेलल दिख रहा है दोनों का दोनों, ये दोनों का देखिए, पॉजिटिव साइन में आई है, पॉजिटिव साइन में जे है, पॉजिटिव साइन में के है, पॉजिटिव साइन में आई है, पॉजिटिव साइन में क्या है, जे है, पॉजिटिव साइन में के है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में जा रहा है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर टू टॉइस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझे। अब इसके बाद ये डिपेंडेंट वेक्टर हुआ, क्योंकि ए वेक्टर को हम बी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं बताइए, ये लाइक और अनलाइक में से दोनों में से कौन सा वेक्टर है? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, सोच रहे होंगे। ये लाइक वेक्टर है, वेक्टर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन सेम देखना तो आई जे के का साइन देखिए, दोनों तीन, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलली जाएगा, वो लाइक वेक्टर में गिनते जाएगा। ये क्या हुआ, LIKE वेक्टर, समझे ना, लाइक वेक्टर में गिनते आ गया। अब ये इतना पॉइंट देख के आपको ये समझ में आ रहा है ना, अब बहुत अच्छे से हमको लगता है आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। अब आपको इसी तरह का एक और बताते हैं एग्जाम्पल, कहाँ गया, इसको इरेज करने दीजिए, ये नोट कर लिए होंगे, अब हम इरेज कर दिए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये यहाँ पॉजिटिव हटा के सिर्फ नेगेटिव लगा दीजिए आप, बस हो गया। अब ऐसा कुछ वेक्टर दिया हुआ होगा तो आप क्या समझिएगा, हाँ, यहाँ पे देखिए -4 है, -6 है, -6 है, ठीक है ना। तो आपको इतना देख के आपको सीधे ये अनुमान लग जाना चाहिए, क्या बताइए। पहले तो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल आप कैसे देखिएगा, 4 को तो एज इट इज छोड़िए, ये -i दिख रहा है आपको। अगर हम ऐसे देखें, ये 4 को एज इट इज, ये -i कैप प्लस 6 है -j कैप, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है ना, इसको माइनस लिख दिए, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये देखिए प्लस आई में है तो ये माइनस आई में है, ये प्लस जे में है तो ये माइनस जे में है, ये प्लस के में है तो ये माइनस के में है, ठीक है। +6 - k यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सीधे आपको दिख रहा है, ये एंटी पैरेलल के जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, एंटी पैरेलल, कि एक ऐसा जा रहा है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में उसका जा रहा है जस्ट अपोजिट है ना, माइनस से की तरह है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसमें, कि सीधे सीधे आप ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं, हो गया। ये लिखने के बाद आप इसको ऐसे भी सीधे माइनस को कॉमन ले लीजिए, पूरे में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, सीधे से पूरे में से माइनस का कॉमन लीजिए, ये प्लस बन गया। अब दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो इसका साइन पॉजिटिव का मतलब मान लीजिए इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिए, तो आप पॉजिटिव का उल्टा जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन लेना, तो इसका डायरेक्शन हमको रिवर्स करना ही पड़ेगा। अब देख के क्या लग रहा है आपको, दोनों देख के बोलिए बोलिए। पहला तो है कि ये कोलिनियर वेक्टर है ना, कोलिनियर वेक्टर। और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, ये हाँ हाँ एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, पैरेलल। और दूसरा तीसरा क्या दिख रहा है आपको, अनलाइक दिख रहा है ना। अनलाइक का डेफिनेशन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अनलाइक वेक्टर है, समझे, अनलाइक वेक्टर दिख रहा है, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताइए, ए वेक्टर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझ सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर करके देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब माइनस बस यहाँ पे आगे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बी वेक्टर है, ये एज इट इज बी वेक्टर है, ये अनलाइक दिख रहा है ना, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये प्लस में है सारा, ये माइनस में है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको बहुत अच्छा समझा, हमको लगता है क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। अब आगे का भी पढ़ते हैं, वीडियो चल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर किसको कहते हैं, देखिए वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर इफ देयर
लाइन सेगमेंट आर ऑल पैरेलल टू सेम प्लेन। देखिए कोई भी एक प्लेन है, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ठीक है। हाँ, इसका लाइन सेगमेंट जो होता है ये है, कहाँ है भाई, देखिए ये कोई प्लेन है, देखिए वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर इफ देयर लाइन सेगमेंट आर ऑल पैरेलल टू द सेम प्लेन। ये एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये, ठीक है, ये प्लेन है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल मतलब क्या हुआ, दोनों का दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसा हो गया। और एक हो गया ये पेन, ठीक है, ये पेन हो गया, दोनों का दोनों देखिए, ये दोनों पेन का पेन, ये दोनों का दोनों देखिए, ऐसा हो सकता है दोनों, मगर इसके पैरेलल होना चाहिए। ये भी देखिए, ये वाला जो पेन है मेरा ग्रीन वाला, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस प्लेन का कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये भी जो मार्कर है ये इसके मतलब जो प्लेन है इसका, इस पर कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। भले ये दोनों इंटरसेक्ट हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको को प्लेनर कब कहेंगे, अब इसी को हम को प्लेनर कहते हैं। दो वेक्टर एक प्लेन में आप एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए दोनों का दोनों एक प्लेन में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, एक प्लेन में, ये प्लेन हुआ ना मेरा, प्लेन इसी को कहते हैं, ठीक है। ये दोनों का दोनों इस प्लेन में आ रहा है, इसी को हम को प्लेनर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। भले ये ऐसे भी हो जाए तब भी ये को प्लेनर है, या फिर ऐसे भी हो जाए एक को प्लेनर है, क्योंकि एक ही प्लेन में वो एडजस्ट हो रहा है, दिख रहा है ना, एक ही प्लेन में एडजस्ट हो रहा है। हाँ, तो वही बता रहा है इसमें। यहाँ पे भी देखिए, ये दोनों का दोनों देखिए ऐसा वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसा है अगर, तभी देखिए दोनों प्लेन में, बोर्ड का प्लेन में एडजस्ट हो गया, या फिर ऐसा है प्लेन में एडजस्ट हो गया, ठीक है, या फिर देखिए ऐसा भी है तब भी एडजस्ट हो रहा है ना, ठीक है। मगर इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। देखिए प्लेन के पैरेलल है ये दोनों, ये वाला इसके पैरेलल भी है, ये वाला इसके पैरेलल भी है, बोर्ड के पैरेलल है ना, पैरेलल। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा है, अगर ऐसा हुआ तो सीधे घुस जाएगा, घुस जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इंटरसेक्ट करेगा यानी पैरेलल तो वो है ही नहीं। हाँ, ठीक है, वही मेन बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है इतना एग्जाम्पल से। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज को प्लेनर। अभी कोई भी दो वेक्टर है ना, अभी दो ही वेक्टर को आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, आप उसको कोई किसी भी एंगल से आप देखिएगा ना, प्लेन एडजस्ट कीजिएगा तो वो प्लेन एडजस्ट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो इसी वही बता रहा है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज को प्लेनर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन तो क्वेश्चन था ही मैथ में, बता थ्योरी तो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए सबको। पहला क्वेश्चन आप ये ले लीजिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप, ठीक है, प्लस 4i कैप 4i कैप प्लस 4i कैप 4j कैप प्लस 2 क्या 2 की कैप, ठीक है। इसको आपका यूनिट वेक्टर निकालना है, सॉल्व करना था। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट में पोस्ट कीजिए, ठीक है। कमेंट में पोस्ट करने के बाद अपना आंसर यहाँ पे चेक कीजिए जल्दी से। देखिए हम तो बता देते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं, लाइव रहता तो बताते नहीं, टाइम देते, मगर देखिए ए यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। इसको हम ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर क्या मेरा, ये लिख दीजिए आप, वाई बन गया, देखिए वाई 4j कैप 4i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप हो गया, डिवाइडेड बाय मॉड ए। मॉड ए का क्या होगा, मतलब सीधे से ऐसे, इसका मतलब मॉड ए का मतलब क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। ये पूरा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 4 16 16 32 4 36, 36 का अंडर रूट क्या होता है 6। तो इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिए। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको 6, मॉड ए क्या है मेरा 6, सिंपल सा। बताइए इतना लल्लू क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन में आते हैं, इतना पूरा नोट कर ही लिए होंगे, अब मिटा देते हैं इसको। मेरा भारत महान, जय हिंद जय भारत। वेक्टर एंड 3D, पहले तो वेक्टर समझिए, इसके बाद 3D पे आएंगे, ठीक है। 3D तो मान के चलिएगा अभी 5 6 7 8 लेक्चर के बाद ही आने वाला है 3D, ठीक है। बाकी देखते हैं हम क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन सब है आपके लिए लाए हैं हम बना के। क्वेश्चन ये लिखिए आप, ये ए वेक्टर आपको दिया हुआ है x प्लस 2i कैप
प्लस वाई प्लस एक्स, ये भाई क्या हो गया, जी कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर हमको दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है क्या, वाई प्लस 4 आई कैप, ठीक है, प्लस एक्स प्लस यहाँ पे आप एक्स ही ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वाई प्लस 2x जी कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो फाइंड एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर फॉर विच देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ, हमको फाइंड करना है एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर फॉर विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। जल्दी से बनाइए, जल्दी बनाइए, बना लिए होंगे तो सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं कि बाप रे बाप, हमको क्या एआई समझे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, तुरंत बना दे दिए क्वेश्चन, तुरंत बना लिए हैं। अरे देखिए टाइम अपना वो पॉज करके बनाइए, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए फाइंड एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर फॉर विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल, इसका मतलब आप पहले आपको क्या समझना चाहिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ क्या, बी वेक्टर, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर का था ना कंडीशन, देखे थे ना हम लोग, हाँ, जो लाइक वेक्टर हो चाहे फिर अनलाइक वेक्टर हो, ये सब आता है। तो देखिए ए वेक्टर इज लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अब देखिए, अब ए वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा हम लिख सकते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, A1 आई कैप प्लस बी A1 A2 मान लीजिए A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर अगर दिया हुआ है ऐसे, मतलब ये इसी तरह का क्वेश्चन है, बी वेक्टर प्लस B2 आई कैप में है, ये आई वाला हो गया, ये जे कैप प्लस B3 के कैप। तो आपको ऐसे इसका जब भी ऐसा आ जाए ना, तो आपका रेशियो ऐसा होता है इसका, A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2, ठीक है, इज इक्वल टू A3 बाई C3, मतलब B3 इज इक्वल टू लेमडा के बराबर आएगा, समझे। यही ना मतलब हुआ, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि A1 आई कैप, इसको अगर पूरा आप खोलिएगा तो ये क्या हुआ, ये अगर हटा दीजिएगा तो ये मान लीजिए इतना टाइप, A1 आई कैप इज इक्वल टू लेमडा B1 आई कैप, यानी आई कैप वाला को सेम रखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 आई कैप, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, आई कैप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ B1, कहाँ गया भाई आई कैप, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे दीजिए, कन्फ्यूज ना होइए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, A1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ B1, आप ये लिख सकते हैं, यानी A1 बाई B1 इज इक्वल टू लेमडा के बराबर आएगा। अब समझ में आया, A1 बाई B1 लेमडा के बराबर आएगा। उसी तरह A2 बाई, इसी तरह कीजिएगा A2 के लिए और B2 के लिए, तो ये ऐसे ही कीजिएगा प्रोसेस, तो ये ऐसा ही आएगा, समझे, सिंपल है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला बात हो गया, इसको भी इरेज कर दीजिए, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, अब ये वाला पॉइंट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। A1 क्या है मेरे पास, ये पूरा, ठीक है, और B1 क्या है मेरे पास, ये पूरा, दोनों का रेशियो लेते हैं हम, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू A2 क्या है मेरे पास, y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। आप बोलिएगा ये क्या बेसिक मैथमेटिक्स है, अरे भाई किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो पता है ना आपका, हाँ, 4/2, ये देखिए A3 क्या है मेरे पास 4 और B3 क्या है मेरे पास 2, ठीक है। अब लेमडा के बारे में लिखना है आपको, नहीं लिखना है मत लिखिए, क्योंकि आपको तो एक्स वाई निकालना है, ठीक है। आप देखिएगा आपको इतना इक्वेशन से एक्स वाई आपको पता चल जाएगा। चलिए लेमडा को लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना है तो हवा खाने के लिए भेज दीजिए, ऐसा हो गया।
अब देखिए इसको कट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 के बाद 2 टाइम्स आ जाएगा। तो पहले एक इक्वेशन तो आप ये दोनों को ले लीजिए, पहला ये वाला ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, ठीक है। एक इक्वेशन मेरा यहाँ से बन जाएगा और दूसरा इक्वेशन मेरा बन जाएगा किससे, एक ये वाला ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए फिर से, तो बन जाएगा मेरा दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई आ जाएगा। समझे ना क्या लॉजिक फंडा, ठीक है। तो जगह ले लेते हैं और बना लेते हैं जगह, हम जगह बनाते हैं सबके लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अब समझ में आ रहा है ना क्या करेंगे हम। तो ये देखिए ये 2 टाइम्स कट जाएगा ना 2 टाइम्स, तो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू ये y प्लस एक्स को इधर भेज देंगे ट्वाइस ऑफ ये बचेगा ना 2 बचेगा ना, तो ये 2 है, इसको उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। हमको लग रहा है कि आप कन्फ्यूज ना होंगे क्योंकि आप बहुत समझदार बच्चे हैं, समझदार हमारे भाई लोग हैं। वैसे मेरा भी अभी चल ही रहा है, 8 हो गया, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो यहाँ से हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे कितना, ये x को उधर भेज देते हैं तो बच जाएगा कितना, यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सीधे x का वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे x को भेजेंगे, यहाँ पे -6 करके देख लीजिए, x इधर गया तो 2x में से x गया x, यहाँ पे 8 इधर जाएगा तो -6 बचेगा, ठीक है। अब y निकालते हैं, y निकालने के क्या करेंगे, y प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 बचा हुआ है, ट्वाइस ऑफ y प्लस 2x हुआ ना, y प्लस 2x। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 4x, अंदर ले गए 2 को। अब इसको इधर करें तो ये हो जाएगा क्या, मेरे पास -3x हो गया, क्योंकि ये वाला इधर जाएगा तो -3x है, ये y बच जाएगा मेरा, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या हो गया ये, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे पुट करेंगे -6 तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए सीधे मेरा एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर क्या हुआ 18, एक्स वेक्टर मेरा हो गया -6 के बराबर और वाई वेक्टर हो गया मेरा क्या 18 के बराबर। यहाँ पे लिखिए ना लिखिए क्योंकि ये वो सिंगल चीज़ है, 18 के बराबर दिख रहा है ना, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब बेसिक बिल्ड कीजिएगा तभी तो जाके अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आगे, ठीक है ना। ये सब मतलब समझदारी से चलिए अच्छा से, कुछ बड़ा वाला चीज़ भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब आपको वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वही वाला फॉर्मूला लगाइए यूनिट वेक्टर वाला, आराम से निकले। फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड MAGNITUDE मैग्नीट्यूड 6, ठीक है, in direction of vector I cap minus 2j cap plus 4, एक मिनट, इसका कौन सा सही परफेक्ट आंसर आना चाहिए, 4, यहाँ पे के ले लीजिए आप, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप इसको जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, हम इसका आपकी सोल्यूशन आपको दे देते जल्दी से। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पता है, आपको यूनिट वेक्टर नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है यहाँ पे वेक्टर, ठीक है, हमको वेक्टर ही बोला है फाइंड करने के लिए, लेकिन उसका हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है ये, ठीक है ना। तो देखिए आपको सीधे समझ में आना चाहिए, ये ए यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, इसमें से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ये किसको क्या कहते हैं हम, यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं वेक्टर, इसको कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है 6, बहुत अच्छा से पता चलिए। अब ये क्या हुआ, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये हमको क्या करता है, डायरेक्शन बता देगा, ये हमको क्या हुआ, मैग्नीट्यूड दे दिया, हमको ये फाइंड करना है, समझे, ये फाइंड करना है, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तब ए वेक्टर हमको निकालना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब मॉड ऑफ ए क्या है 6, ठीक है। अब इसको इधर से इसको इधर कर दीजिए, क्या हो गया, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, बस सिंपल। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, और बताइए और क्या करना है, देख लिए, अरे भाई थोड़ा ध्यान से बोले। मॉड ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या दिया, मैग्नीट्यूड इज 6, ठीक है,
तो यहाँ पे मॉड ये जो मैग्नीट्यूड 6 दिया हुआ है तो हो ही जाएगा ना। एक मिनट, हमको लग रहा है हम कुछ क्वेश्चन में गलती किए हैं क्या। क्वेश्चन यहाँ पे आप एक थोड़ा एक कर लीजिएगा सही। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 की जगह पे यहाँ पे है ना मैग्नीट्यूड 6, यहाँ पे √6 कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या कर लीजिएगा √6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा, समझे। क्योंकि ये √6 कैसे आया आप बताइए। तो रूट अंडर हमको ए निकालना है, तो रूट अंडर ए कैसे निकलता है, मॉड ए कैसे निकलता है। देखिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 + 1 क्या आएगा √6 आएगा ना मैग्नीट्यूड। वही यहाँ पे क्वेश्चन में यही थोड़ा था, √6 होगा, यहाँ पे भी √6 हो जाएगा, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब आगे अब हम थ्योरी पढ़ेंगे आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर, ये सब चीज़ें, ठीक है। पहले वीडियो का लेंथ देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए बड़ा सा फिगर देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। बड़ा सा फिगर देख के, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको देख के डरना नहीं है। बहुत सारा मतलब ये 3D इमेजिनेशन है, ठीक है। बॉक्स मान लीजिए, देखिए अगर आपको 3D पढ़ना है तो ऐसा ऐसा इमेजिनेशन करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, कोई बॉक्स है जिसको हम इस XYZ एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो जो बॉक्स है उसका 0 0 0 ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपको निकालना है जो एक्स से टच करता हुआ हो, तो ये देखिए x 0 0 है, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट है उसका XYZ वाला। अगर ये पॉइंट निकालना है तो x ये 0, अब आया पूछेगा ये 0 कैसे आ गया यहाँ पे। 0 क्यों इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट कुछ इस तरह का है, मतलब नीचे जो इसका y है ना, y तो यहाँ से शुरू है पूरा ऊपर, लेकिन इसका 0 y पॉइंट हमेशा 0 है, यानी कि ये इस लेवल में है, इसी प्लेन में है। ये एक प्लेन में है जिसका y 0 है। यहाँ पे देखिए सबका y 0 है, y 0 है ना, तो ये सब इस प्लेन में है जिसका y 0 है, ठीक है। अब बाकी x का है, बाकी x देख लीजिए, इस प्लेन में देख लीजिए, इसका x देखिए 0 है, 0 है। यहाँ पे देखिए इसका z की साइड में देखिए तो इसका z है ना, z का है का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई z का कोई वैल्यू होगा, ठीक है। इस केस में अगर आपको इसका पूछ ले किसी x एक्सिस का इक्वेशन का मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का अगर पूछ ले कि क्या क्या होगा मतलब वैल्यू, तो आप कैसे बताइएगा। या फिर किसी प्लेन का पूछ ले कि XY प्लेन का जो ये हुआ XY प्लेन, ये वाला प्लेन जो आपको दिख रहा है ऐसा वाला XY प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप कैसे बताइएगा। या फिर किसी पॉइंट P का पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, तो आप कैसे बताइएगा उसको, ठीक है। तो इसी को हम इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाता भी है तो आप कैसे लिखिएगा वो देखिए। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये जो x एक्सिस का इक्वेशन है ये आप कैसे लिखिएगा, y = 0 z = 0। y = 0 कीजिएगा तो आप किस लाइन पे आइएगा, x से पे आइएगा ना। z = 0 कीजिएगा तो कहाँ आइएगा, आप x से लाइन पे आइएगा। ये सब पॉइंट का क्या हुआ, ये जितना पॉइंट है यहाँ पे x वाला पे, ये सब का क्या है y 0, क्योंकि y तो ऊपर है, y यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 वाला पॉइंट है, तो ये सारा ये जितना पॉइंट है इसका z क्या हुआ, ये भी क्या हुआ 0 होगा, क्योंकि देखिए z तो इधर लाइन जाएगा तब ना हम उसका z का वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, या फिर y का वैल्यू कब लिखेंगे जब ये इधर जाएगा, y का वैल्यू कब लिखेंगे जब ये इधर जाएगा, z का वैल्यू कब लिखेंगे जब ये इधर जाएगा इस प्लेन में। इमेजिनेशन कीजिए थोड़ा, ठीक है ना। अब आप बच्चा तो है नहीं, ठीक है, 18 साल के तो हो गए होंगे, 17 साल के, तो आपको समझ में आना भी चाहिए उतना। हाँ तो ये क्या हुआ, अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो क्या आपको बताना होगा, y को 0 करना होगा या फिर z को 0 करना होगा, समझे। कंपलसरी है ये दोनों, ठीक है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अगर हम पूछ लिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इसी में इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो आपको क्या बताना होगा, बोलिए। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का क्या होगा, चाहे तो आप यहाँ पे x को 0 कर लीजिए तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे ये जितना पॉइंट है ना इस पे, ये वाला जो पॉइंट है जितना भी, इस सब का x 0 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x डायरेक्शन में तो कुछ गया ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट रहता तब ना आप उसका x भी बता सकते, क्योंकि ये x से दूरी है तो आप बता सकते, लेकिन इस पॉइंट तो कैसे बताइएगा, क्योंकि ये 0 पे ही स्टैंड कर रहा है, तो उसका x तो क्या हो गया 0। अब y देखिए, y तो खुद ही है, y तो ही हुआ ना इसलिए, क्योंकि जितना ऊपर जाइएगा y का वैल्यू बढ़ते रहेगा, तो इसका इक्वेशन तो आप बता नहीं पाइएगा कि इक्वेशन क्या हुआ, कि कोई एक फिक्स वैल्यू बताइए उसका। यहाँ पे z क्या हुआ, z भी आप बताइए, यहाँ पे यहाँ से z डायरेक्शन में जाइए तब ना उसका कुछ वैल्यू होगा, z 0 कीजिएगा तो सीधे आप यहाँ पहुँच जाइएगा, यहाँ से सीधे इसका देखिए सारा का z 0 है, तो इसका क्या हुआ y एक्सिस का x 0 और z 0, समझे। अब इक्वेशन ऑफ z एक्सिस अगर पूछ ले तो क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, तो यहाँ पे z एक्सिस है तो x 0 और y 0, समझे, यही बात है। अब z में भी वही चीज़ समझिए, यहाँ पे देखिए इस लाइन पे आइएगा z वाला एक्सिस पे, तो देखिए सबका x 0 है, क्योंकि x डायरेक्शन में मूव ही नहीं किया, ऊपर भी नहीं गया, y डायरेक्शन में नहीं गया, y भी 0 है, तो इसका भी इक्वेशन क्या हो गया y 0 और x 0, समझे। अब इक्वेशन ऑफ x y प्लेन, अब x y प्लेन में मेरा क्या क्या आता है, ये पूरा ये वाला प्लेन, समझ ना, ये पॉइंट आ रहा है, समझे। ये p वाला पॉइंट नहीं आ रहा है x वाला पॉइंट में, क्या क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट,
ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब ये वाला जो प्लेन बना रहा पूरा, वो पॉइंट किस में आ रहा है, वो प्लेन एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। ये जो देखिए स्कैन कीजिए ये वाला, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में क्या है, एक्स वाई प्लेन में आपको एक्स का वैल्यू भी आ रहा है, देखिए है ना, वाई वाला भी वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट जाइएगा ऐसे, तो इसमें देखिए आपके पास एक्स भी है, क्योंकि एक्स का मान लीजिए कुछ वैल्यू है 5, वाई भी है, ऊपर भी है ना ये पॉइंट, ऐसे भी है ऐसे, तो आपको वाई बताना पड़ेगा। तो ये तो एक्स एक्स के लिए तो काम करेगा नहीं, वाई के लिए नहीं काम करेगा। मगर यहाँ पे देखिए सबके लिए देखिए जेड जीरो है। ये वाला जितना प्लेन है, ये वाला जितना प्लेन है, ये वाला इसका सबका देखिए जेड जीरो है, क्योंकि जेड की तरफ ये एक बार भी नहीं गया है, समझे ना। तो इसका क्या हम कहेंगे सीधे जेड जीरो, समझे। इस लाइन का, इस प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का क्या होगा, जेड जीरो। इक्वेशन क्या होगा एक्स वाई प्लेन का, जेड इक्वल टू जीरो। जेड इक्वल टू जीरो, एक्स वाई प्लेन में जितना भी पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में सारा के लिए जेड जीरो होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, जेड जीरो इक्वेशन इसका। अब इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होगा, बस वाई जेड प्लेन के लिए क्या होगा, एक्स जीरो। यहाँ पे देखिए वाई जेड प्लेन कौन सा है, कहाँ गया ये वाई जेड प्लेन, ये वाला प्लेन जो हो गया, ये मान लीजिए बॉक्स है, तो ये वाला वाई जेड प्लेन हो गया। वाई जेड प्लेन का क्या होगा, एक्स जीरो, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में हम मूव ही नहीं किए बिल्कुल, ये हुआ ना मेरा एक्स। अब देखिए ये तो यहाँ पे जीरो पे ही खड़ा है, लेकिन जीरो से आगे बढ़ जाता है ना, हम कुछ एक्स लिखेंगे, लेकिन इस पॉइंट का सारा का एक्स जीरो है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स जीरो। अब इक्वेशन ऑफ एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया। अब जेड एक्स प्लेन का क्या होगा, क्या होगा, जेड एक्स प्लेन का वाई जीरो, समझे। अब जेड एक्स प्लेन कौन सा है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाला प्लेन, नीचे वाला प्लेन, ठीक है। इसका देख लीजिए सबका, वाई वाला जीरो है ना, देख लीजिए वाई का क्या है, ये वाला पॉइंट, लेकिन यहाँ से ऊपर जाइएगा जीरो है ना सर, ये वाई जीरो, समझ गए, बहुत आसान सा चीज़ है। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, अब ये जो पॉइंट पी है फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब ये एक्स एक्सिस से हम पूछ रहे हैं इसका डिस्टेंस क्या होगा। अब समझिए, ये देखिए ये कोई प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे ये पूरा प्लेन है, यहाँ से ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मेरा पॉइंट पी है, ठीक है। आप पूछेंगे यहाँ से इसका डिस्टेंस बताइए, ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो आप कैसे बताइएगा, ये वाला पॉइंट पी है, हमको पूछ रहा है एक्स से डिस्टेंस इस पॉइंट का, ऐसे ये देखिए बॉक्स इमेजिन कर रहे हैं ना, बड़ा वाला बॉक्स, उसको इससे डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, रूट वाई, यहाँ पे इसका पॉइंट पी का आपको वाई पता है, ठीक है, आपको एक्स भी पता है, जेड भी पूछेगा, जेड भी पता है, बोलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमको एक्स से ही डिस्टेंस निकालना है ना। हाँ, तो एक्स से डिस्टेंस निकालना है, तो मान लीजिए इसका एक्स से डिस्टेंस, अब पी पॉइंट को इमेजिन कीजिए, यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये मेरा हो गया वाई, ये तो आपको दिख रहा है। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे पी है बाहर, बाहर की तरफ, तो इसका जेड भी होगा, ये वाला पॉइंट जेड होगा, ठीक है। ये पॉइंट मेरा एक्स हुआ, ये पॉइंट मेरा जेड हुआ ना, जेड वाला पॉइंट जो बाहर वाला हुआ, ये पॉइंट मेरा वाई हुआ। तो देखिए ये वाला वाई तो दिख रहा है आपको, हाँ। अब ये पॉइंट आपका हो गया क्या, जेड वाला पॉइंट, ठीक है। आपको डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, ये एक्स वाला पॉइंट से डिस्टेंस निकालिएगा ना, तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रूट अंडर वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स का कोई मामले नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वाला एक्स लाइन से निकालना है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स का एक पॉइंट और यहाँ से सीधे आप निकाल लीजिए, क्योंकि एक्स का निकाल रहे तो वाई हमको पता है ये वाला, और जेड हमको पता है ये वाला डिस्टेंस जो ऐसे वाला है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब डिस्टेंस सारा का सारा लिख लीजिएगा, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है, तो मेरा क्या आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह पी का वाई से डिस्टेंस, ये वाला से डिस्टेंस, ये वाला वाई से डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए जेड होगा, इसका जेड है ना, ये इधर टाइप का जेड, ये आपको पता है एक्स, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा। तो थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए आप इसमें, ठीक है, इसमें इमेजिनेशन का ज़्यादा रोल है। डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम वाई और डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम जेड क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ गए। थोड़ा और दिमाग लगाइए घर पे बैठ के, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इमेजिनेशन। जल्दी से नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन सबका बारी है।